नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स उपचौधर पर। पॉलिटिक्स उपचौधर को डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने लिखा है और ये हरियाणा की पॉलिटिकल यात्रा को समझने के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आर्य समाज को स्थापित करने वाले 3 व्यक्तियों के बारे में तो जानेंगे ही, इसके साथ हरियाणा और कांग्रेस की कहानी कैसे शुरू होती है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस हरियाणा तक पहुंची। दोस्तों, आज का हरियाणा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हरियाणा है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस हरियाणा में आई है इसको आने में 1 सदी का समय लगा है। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा के बहादुर लोगों ने अंग्रेजों को यह एहसास बखूबी करा दिया था कि आज़ादी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हरियाणवी जनता के विद्रोही तेवर फिरंगी राज के लिए बड़ी चुनौती बने थे। इसलिए जब देश में कंपनी राज की जगह ताज का राज आया तो ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके में भविष्य में किसी भी संभावित विद्रोह को न पनपने देने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिशें वो कर सकते थे वो उन्होंने कोशिशें की और काफ़ी हद तक उन कोशिशों में वो सफल भी रहे। हरियाणवी क्षेत्र के देहाती किसान तबके को राज के प्रति वफादार बनाए रखना अंग्रेज सरकार का सबसे अहम एजेंडा था। आगे चलकर अंग्रेजों को अपनी इन कोशिशों में भारी सफलता भी मिली और इसका नतीजा ये हुआ कि जो देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन था, या जिसे कांग्रेस का आंदोलन आप कह सकते हैं, वो हरियाणा में अपने लिए कोई जमीन नहीं बना सका। मुख्यतः शहरी इलाकों और ब्राह्मण और वैश्य जाति समूह तक की कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का हरियाणा क्षेत्र में सीमित सा प्रभाव रहा। आर्य समाज से प्रभावित जाट समुदाय का एक छोटा सा हिस्सा भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहा। और असल में अगर आप इसको बहुत व्यापक तरीके से देखें तो असल में आर्य समाज और कांग्रेस ने ही हरियाणवी इलाके में राजनीतिक चेतना की अलग जगाने का काम भी किया। हरियाणा में राजनीतिक व सामाजिक चेतना का सूर्योदय अगर आप कहें तो इसको आर्य समाज के इस क्षेत्र में आने के बाद ही ये हुआ। और बेशक आर्य समाज हिंदू समाज के पुनर्जागरण का आंदोलन था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जिन सिद्धांतों को लेकर चले थे उसके राजनीतिक निहितार्थ जो थे वो भी जग जाहिर थे। इसके अलावा अंग्रेज सरकार भी आर्य समाज को केवल सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में कभी नहीं मानती थी। वो इस पर गहरी नजर रखती थी, इसकी गतिविधियों को देख रही थी। अंग्रेज तो आर्य समाज को अपने शासन के लिए बड़ा खतरा भी मानते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ईसाईयत के खिलाफ जमकर आग उगल रहे थे। और आर्य समाज का उद्भव वैसे तो गुजरात में हुआ दोस्तों, लेकिन उसके जो पनपने का काल है या पनपने की जो भूमि है उसके लिए पंजाब सबसे अनुकूल सिद्ध हुआ। और इसकी बड़ी वजह ये रही कि पंजाब में हिंदू धर्म उन दिनों बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहा था। लंबे समय से विदेशी हमलों और अप्रवासन का राज्य के लोगों पर सांस्कृतिक एक प्रभाव जो था वो बहुत गहरा पड़ा था और लोगों में एक खास किस्म का लचीलापन, अनुकूलशीलता विकसित हो गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि जाति प्रथा काफ़ी हद तक यहाँ कमज़ोर पड़ गई। सांप्रदायिक उन्माद की गैर मौजूदगी की वजह से हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच भले ही पूरी तरीके से समरसता उस समय या सामंजस्य उस समय ना रहा हो, लेकिन आमतौर पर सामाजिक और धार्मिक सौहार्द इस इलाके में हमेशा उस दौर में बना रहा। विद्वान लेखक थॉरबर्न ने यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम बहुल झेलम जिले में भी तीनों धर्मों के लोग उस समय शांतिपूर्वक रहा करते थे और उनमें किसी भी स्तर का धार्मिक स्तर पर स्थिरता का भाव नहीं होता था। हिंदू किसी विरोध या प्रतिशोध का सामना किए बिना इस्लाम अथवा सिख धर्म अपना लेते थे, जबकि ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म परिवर्तन के काम में तेजी आई तो आर्य समाज ने इसको चुनौती के रूप में लिया। और इसी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1877 में पंजाब सूबे में अपनी पहली दस्तक दी। उनका मकसद धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकना था। स्वामी दयानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने पूरी ताकत से ईसाईयत पर हमला बोला और इसका नतीजा ये हुआ कि आर्य समाज की पहचान अंग्रेज विरोधी संगठन के रूप में भी धीरे धीरे करके बनने लगी। इसी के साथ आर्य समाज ने मुस्लिम और सिख धर्म के खिलाफ भी अपना मोर्चा खोल दिया। मूर्ति पूजा और कर्मकांड विरोधी होने की वजह से हिंदुओं का सनातनी धड़ा आर्य समाज के खिलाफ होता था। पिछले दिनों मैंने एक चर्चा पढ़ी थी कि कैसे
जो आर्य समाजी थे वो सनातन धर्मियों को चुनौती दिया करते थे शास्त्रार्थ करने की, और पंजाब की अपेक्षाकृत शांत हवाओं में सांप्रदायिकता जो थी उसमें तब फैलने लगी थी। शहरी क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा, जो सेक्टेरियन प्रेस के माध्यम से सामने आता था, और यह संघर्ष गोहत्या और मस्जिदों के निकट संगीत बचाने जैसे मुद्दों पर भी उस समय केंद्रित हो गया था। इन मुद्दों को लेकर सांप्रदायिक झगड़े होने लगे, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने तथा नए होने देने के लिए कोई खास कोशिशें नहीं की। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता को एक और जहां उनके धार्मिक मामलों में दखल न देने की नीति के रूप में व्याख्या की जाती है, वहीं कुछ एक वर्गों का कहना है कि इसे अंग्रेजों की कुटिलता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार अंग्रेज दोनों बड़े धर्मों के लोगों के बीच द्वेष पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए। आर्य समाज को मानने वालों की पंजाब में काफी तादाद उस समय हुई। इसने बड़ी संख्या में हिंदू उच्च वर्ग, विशेषकर वकीलों, पेशेवर तबकों, शिक्षाविदों और व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन आर्य समाज द्वारा अन्य धर्म के गुरुओं और पैगंबरों पर किए गए आक्रमण ने इसे दूसरे धर्मों से अलग थलग कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये अलगाववादी जो प्रवृत्ति थी इसमें बढ़ोतरी आती चलेगी। हरियाणवी क्षेत्र में आर्य समाज ने 1883 के आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हरियाणा में आर्य समाज की जड़ें जमाने में 3 नौजवानों की अहम भूमिका रही। अगर इन 3 नौजवानों का मैं आपको बताऊं तो ये हम उम्र जो तिकड़ी थी, ये थे लाला लाजपत राय, दूसरे थे डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा, और तीसरे थे चौधरी मातूराम हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा थे। लाला लाजपत राय यूं तो पंजाब के लुधियाना जिले के गांव में जन्मे थे, लेकिन उनके जीवन का करीबन एक दशक 1884 से लेकर करीबन 1892 तक वो हरियाणा में उन्होंने गुजारा, और यहाँ उनके पिता मुंशी राधा किशन रोहतक समेत कई जगह पर अध्यापक भी रहे। लाजपत राय जी सबसे पहले रोहतक आए थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक मुख्तारी भी की थी। लाला लाजपत राय जी की रोहतक प्रवास के दौरान ही रामजी लाल से मित्रता हुई। उनके पिता मुंशी राम किशन रोहतक जिला स्कूल में फारसी के अध्यापक होते थे और रामजी लाल जी उनके विद्यार्थी होते थे। मातूराम जी रामजी लाल जी के पारिवारिक भाई थे और बाद में रामजी लाल अपने पैतृक गांव सांगी को छोड़कर हिसार जा बसे थे। कहा जाता है कि 1908 में डॉक्टर रामजी लाल ने हिसार जिले में लुदास नामक गांव बसाया था और फिर ये गांव उनकी पहचान बना। अगर डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा के जीवन में और गहराई से जानने की कोशिश की जाए तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है दोस्तों, अगर आपको कहीं मिल जाए, डॉक्टर रामजी लाल की डायरी करके वो किताब है। उसमें वो दैनिक डायरियाँ लिखते थे। वो पहले हरियाणवी थे जो 1883 में आर्य समाज से जुड़े थे। 1886 में उन्होंने लाहौर के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी और बाद में हिसार में असिस्टेंट सिविल सर्जन वो रहे। विचार और व्यवहार में आर्य समाज के सिद्धांतों को संपूर्णता में आत्मसात किए जाने की अगर कोई बात हो तो डॉक्टर रामजी लाल हरियाणा के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक विधवा से विवाह करके आर्य समाजी होने का प्रमाण दिया था, लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनकी प्रेरणा से हरियाणा के अनेक जाट परिवारों ने आर्य समाज को अपनाया। उन्हीं के सानिध्य व प्रभाव के चलते चौधरी मातूराम का परिवार भी आर्य समाज के रंग में रंग गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का यह दावा कि चौधरी मातूराम उत्तर भारत में कांग्रेस से जुड़ने वाले पहले देहाती व्यक्ति थे, तो ये तथ्य बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इस तथ्य में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। चौधरी मातूराम हुड्डा शुरुआती आर्य समाजी थे और शुरुआती कांग्रेसी भी थे। हरियाणा में आर्य समाज की दस्तक के लगभग साथ साथ ही कांग्रेस भी चर्चा में आने लगी थी। कुछ एक लोगों का उसकी ओर रुझान होने लगा था। हरियाणा में कांग्रेस के शुरुआती 2 दर्जन नेताओं में से 14 नेता ब्राह्मण और वैश्य समुदाय से थे और 6 जाट समुदाय से थे। बाकी जो 4 थे वो बाकी समुदायों की नुमाइंदगी करते थे। अगर वैश्य समुदाय के सर्वाधिक 9 नेताओं की बात की जाए तो लाला मुरलीधर गुप्त होते थे, लाला देशबंधु गुप्त होते थे, लाला श्यामलाल जी होते थे, लाला दौलत राम कांग्रेस से जुड़े थे, लाला नुनकण सोरेवाला होते थे, लाला रामचंद्र वैद्य होते थे, लाला श्यामलाल हिसार से होते थे, लाला सागरमल और लाला बनारसी दास वैद्य कांग्रेस से जुड़ने वाले लोगों में से थे। 5 ब्राह्मण नेताओं की बात की जाए तो पंडित नेगीराम शर्मा जी थे, ठाकुरदास भार्गव जी थे, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव थे, कृष्णराव देसाई थे और पंडित राम कुमार शामिल थे। अगर जाट समुदाय के उन 6 नेताओं की बात की जाए तो उनमें चौधरी मातूराम हुड्डा थे, चौधरी छोटू राम थे, चौधरी पीरूमल थे, चौधरी पीरू सिंह थे, चौधरी बलदेव सिंह थे और चौधरी कृपाराम थे।
बाकी 4 नेताओं में दुनीचंद व बख्शी राम खत्री थे और खान अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल रशीद मुस्लिम राजपूत इसमें शामिल थे। इन्हीं प्रारंभिक 24 जो नेता थे उनमें से 15 शहरी होते थे और 9 लोग पेशे से वकील होते थे। कुल मिलाकर कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व पर शहरी पेशेवर व्यापारी ब्राह्मण वैश्य वर्गों का वर्चस्व था। कमोवेश समूचे देश में यही स्थिति उस समय देखी जा सकती थी। लाला मुरलीधर गुप्त हरियाणा के प्रथम कांग्रेसी थे और 30 मई 1848 को पलवल में जन्मे मुरलीधर 1872 में BA LLB हो गए थे। उन्होंने अंबाला को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। 1905 में उन्होंने अंबाला में बार काउंसिल बनाई थी और 10 साल तक वो उसके अध्यक्ष भी रहे थे। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में वो शामिल होने वाले व्यक्ति थे और 1887 में हिंदू सभा का गठन उन्होंने किया था। इसी साल उन्होंने कन्या विद्यालय भी वहां खोला था। रिफाई आम सभा उन्होंने शुरू की थी और इसके अध्यक्ष होने के नाते मद्रास में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में हिस्सा लेने वो गए थे। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया तो सनातन धर्मी उनके खिलाफ हो गए, इसलिए उन्होंने आर्य समाज में दीक्षित होने का फैसला लिया था। 1890 में उन्होंने आर्य समाज की शाखा खोली थी और वो नगर पालिका अंबाला के वरिष्ठ उप प्रधान भी रहे। 1886 में अंबाला में देश की पहली कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय उनको जाता है। 1898 में राय साहब की उपाधि उनको मिली और 1899 में उर्दू का अखबार खैर अंदेश उन्होंने शुरू किया था। 1920 में उन्होंने अंग्रेजों को राय साहब की उपाधि वापस लौटा दी थी और 25 अप्रैल 1922 को उनका निधन हो गया था। मुंबई में 28 से 31 दिसंबर 1885 को आयोजित कांग्रेस के सबसे बड़े अधिवेशन में देश भर के कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इनमें बंबई प्रेसिडेंसी के 38, मद्रास प्रेसिडेंसी के 21 और बंगाल के 3, उत्तर प्रदेश अवध के 7 और पंजाब के 3 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। पंजाब के अगर 3 प्रतिनिधियों की बात की जाए तो उसमें हरियाणवी क्षेत्र से लाला मुरलीधर शामिल हुए थे जो अंबाला से थे, मुरली ज्वाला प्रसाद जी अंबाला से शामिल हुए थे और लाला मुरलीधर द ट्यूबन के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, जबकि मुंशी ज्वाला प्रसाद वकील की हैसियत से उसमें शामिल हुए। पंजाब क्षेत्र से सत्यानंद अग्निहोत्री ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस से जुड़े। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में हरियाणा से 3 प्रतिनिधि शामिल हुए। लाला मुरलीधर गए, पंडित दीनदयाल शर्मा गए और बाबू मालपुकुंद गुप्त उसमें मौजूद रहे। 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें पंजाब के 9 प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें हरियाणा से केवल लाला मुरलीधर थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिसार जिले की नुमाइंदगी की। 1892 में लाला लाजपत राय ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया। 1893 में पंजाब ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी की। लाहौर में हुए इस अधिवेशन के बाद पंजाब के कांग्रेस का एक बड़े दायरे में चर्चित होना शुरू हो गया था और 1885 से 1905 के कालखंड में हरियाणा के कुल 109 लोग कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग ले चुके थे। इस तरीके से आर्य समाज और कांग्रेस हरियाणा क्षेत्र में उसने जड़ी जमानी शुरू की। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा मौजूदगी नहीं बना पाया, क्योंकि बाद में यूनिस्ट पार्टी यहाँ एक छत्र पार्टी बन के रह गई, जिसने जो शहरी थे उनको एक हाशिए पे धकेल दिया और देहातियों की सिरमौर पार्टी वो बन गई थी और बहुत लंबे समय तक फिर यूनिस्ट पार्टी का यहाँ पर प्रभाव रहा। लेकिन आर्य समाजी कहानी और कांग्रेस की शुरुआती कहानी हमारे लिए जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमें कांग्रेस का या आर्य समाज का इतिहास भी यहाँ पता होना चाहिए। डॉक्टर रामजी लाल खासकर वो व्यक्ति हैं जिन पर अगर यहाँ हरियाणवी क्षेत्र से लोग जितना भी रिसर्च करें बहुत कम है। बहुत पहुँचे हुए ऊंचे दर्जे के व्यक्ति वो थे और कांग्रेस का शुरुआती इतिहास हमने जाना है। आगे की जो पॉलिटिकल यात्रा है दोस्तों अगले वीडियो में आती रहेगी। आप अपने सुझावों से मुझे अवगत करवाते रहें। वीडियो में ज़रूर कमेंट किया करें आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा सुझाव है वो भी ज़रूर बताया करें दोस्तों। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन दिखाई दें। इसके अलावा जो पुराने साथी हैं उनको सब पता है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की ये जो सीरीज़ है इसका ये 9वां 10वां वीडियो है। बाकी वीडियो आपको पॉलिटिक्स ऑफ चौधर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे वीडियो आपको देख जाएंगे। पिछले ना देखे हो तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो के लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।